नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों, आज की क्लास की बात करेंगे, पर्यावरण ईवीएस की क्लास की बात करेंगे और ये क्लास नंबर 61 की बात करेंगे। और जल्द ही आपके 500 जो रिवीजन की क्लास चल रही है, इस क्लास को एंड करने के बाद हम जल्द ही आपके पर्यावरण ईवीएस का प्रैक्टिस पेपर लाने वाले हैं। लगभग 15 से 20 यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर रहेंगे, जो सभी कंसेप्ट से 30 प्रश्न लिए जाएंगे। तो आने वाले जो आपके प्रैक्टिस से पेपर जो है आज से स्टार्ट कर दिए गए हैं। आने वाले जो प्रैक्टिस पेपर रहेंगे, सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं। तो जितने भाई बहन शिक्षक बंधु हैं इस परिवार से जुड़ जाएंगे, अपने शिक्षक भर्ती चैनल से जुड़ जाइएगा, अपने परिवार से जुड़ जाइएगा और प्रिपरेशन को और बेहतर कीजिएगा। बात करेंगे इस क्लास पर टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके पहले 60 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि प्रत्येक क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था? रजिया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन मसूद ने या इल्तुतमिश ने बनवाया था? देखिए, जब भी यह प्रश्न आए कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो एक ही जवाब आना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुब वाला सब है ना, कुतुब, ये कुतुब को पकड़ के चलना है। और दूसरा प्रश्न अगर इस प्रकार से आ जाता है कि कुतुब मीनार निर्माण पूरा किसने किया था? रजिया सुल्तान ने, बाबर ने, अलाउद्दीन मसूद ने या इल्तुतमिश ने? ऑप्शन वही है, लेकिन प्रश्न आपका चेंज हुआ है और उत्तर भी आपका चेंज होगा। तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने किया था? तो आपका हो जाएगा साथियों इल्तुतमिश, याद रखिएगा। कुतुब मीनार बनाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने किया। दिल्ली में महरौली स्थित 72 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार का निर्माण 13वीं सदी में गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, और जिसके निर्माण को पूर्ण गुलाम वंश के दूसरे शासक इल्तुतमिश ने किया था। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया, तो आपका जवाब क्या होगा? इल्तुतमिश। ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन रिपीट करने का एक ही हमारा मकसद है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अगर दूसरे टाइप से प्रश्न आते तो आप लोगों को दिक्कत ना हो सॉल्व करने में, क्वेश्चन को अटेंड करने में। चौथा प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 28 जुलाई को, 5 अक्टूबर को या 30 जुलाई को मनाया जाता है? प्रत्येक शिक्षा बंधु का, प्रत्येक भाई बहन का कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जी हाँ साथियों, तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं, हम बात करेंगे 28 जुलाई। जी हाँ साथियों, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण से विलुप्त होते हुए जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों का संरक्षण करना होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 28 जुलाई को, 5 अक्टूबर को, 30 जुलाई को। पिछला प्रश्न क्या था, एक बार रिपीट करेंगे। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता था? हमने क्या बात किया? 28 जुलाई की बात की। और यह प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो चाहे विश्व प्रकृति संरक्षण हो या विश्व संरक्षण हो, प्रकृति से ही संदर्भित होता है। तो आपको 28 जुलाई ही करना है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। और आप जानते हैं यहाँ पे जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर 25 प्लस का स्कोर पाना है, इतना स्कोर क्रॉस करना है, तो प्रत्येक क्लास के सेशन का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। हम बात करेंगे गृह मंत्री का। देखिए, सीटेट में आपका अलग आता है,
यूपी टेट में हम बात कर रहे हैं, पेडागॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन सबके अलग अलग लेवल होते हैं और एमपी टेट का भी आपका अलग लेवल होता है, सभी को पता होगा। एमपी टेट का कुछ डिफरेंट ही लेवल होता है। अगला प्रश्न है साथियों, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर खरे की बात कर रहे हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करेंगे, या सी राजगोपालाचारी की बात करेंगे? कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका जवाब क्या होना चाहिए? सभी लोग कमेंट करें। हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर खरे की बात करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है, भोपाल को, इंदौर को, पन्ना को, ग्वालियर को। प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन यहाँ पे कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, और आपका कमेंट आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है। साथियों, कमेंट क्या कह रहा है आपका कि मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है, और वह आपका इंदौर है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति उमेश दत्तात्रेय शाल्वी, न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति यूडी शाल्वी। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक भी आ चुका है, और मैं देख भी पा रहा हूँ आप लोगों का कमेंट और फीडबैक। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष जो कहलाते हैं आपके न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी कहलाते हैं। साथियों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको किसी भी परिवार में यूट्यूब फैमिली पर नहीं मिलने वाले हैं। साथियों, पहली ऐसी क्लास करने जा रहे हैं जो बेहतरीन प्रश्न करेंगे, एकदम से टॉप लेवल की तैयारी चल रही है। अगर यह प्रश्न आ जाए कि एनजीटी की बात करेंगे, जी हाँ साथियों, एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो चाहे हम एनजीटी की बात करें, चाहे हम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात करेंगे, एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष आपके न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी ही होंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी हैं, जिन्होंने 9 जुलाई 2018 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला। उन्हें 5 वर्ष के लिए एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो 18/5 कितना होता है? 2023 तक यही रहने वाले हैं। अंगूर की खेती कहाँ होती है? या अंगूर की खेती 5 राज्यों में होती है, 8 राज्यों में होती है, 10 राज्यों में होती है, 12 राज्यों में होती है। हम राज्यों के नाम भी आपको बताएंगे, क्योंकि डिटेल के साथ जब हम पता चलता है तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंगूर की खेती कहाँ होती है, ये भी प्रश्न आ सकता था कि अंगूर की खेती कहाँ नहीं होती है। 3 ऐसे राज्य दे दिए जाएंगे जहाँ पर होती है, और एक ऐसा राज्य दे दिया जाएगा जहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो ये कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो अंगूर की खेती कहाँ होती है? टोटल 8 राज्यों पर होती है। आइए बात कर लेते हैं। आपके सब पहला नंबर आता है महाराष्ट्र, इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी अंगूर की खेती होती है, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है? सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ साथियों, मध्य प्रदेश का ऐसा संभाग किसकी बात कर रहे हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हो। जबलपुर संभाग, भोपाल संभाग, रीवा संभाग, सागर संभाग। और हम किस संभाग से आते हैं? सभी का प्रश्न होता है सर आप कहाँ से हैं? तो एक बार और रिमाइंड कर देते, हम सतना से हैं। और किस संभाग से है? रीवा संभाग से हैं। आप भी बता सकते हैं अपना कमेंट करके, फीडबैक करके, प्रत्येक शिक्षक बंधु। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होता है? सभी जानते हैं जबलपुर संभाग की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार की मिट्टी जो है भारत में पाई जाती है? 5 प्रकार की, 8 प्रकार की, 10 प्रकार की, 12 प्रकार की। आज गला और ही थोड़ा सा आवाज़ बहुत ही मोटी हो चुकी है। तो कितने प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है? आप लोगों को लगता होगा कि ये सरल क्लास होती है। दोस्तों, बोल बोल कर गला बैठ जाता है।
लेकिन फिर भी हम नहीं रुकते हैं, तो आप क्यों रुकते हैं? आप क्यों कमेंट नहीं करते हैं? आप लोग क्यों फीडबैक नहीं करते हैं? एग्ज़ाम फ़तेह करना है साथियों। प्रत्येक क्लास के सेशन का प्रत्येक क्वेश्चन आप बिल्कुल जी तोड़ के मेहनत कीजिए, सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए। पूरा टाइम एक ही फोकस होना चाहिए, सिलेक्शन। और कब मिल सकता है? मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके। तो कितने प्रकार की मिट्टी जो है भारत में पाई जाती है? आप जानते हैं, समझते हैं कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। और वह कौन कौन से, आइए बात कर लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। लाल मिट्टी रेड सोल्स, काली मिट्टी ब्लैक सोल, लेटेराइट सोल्स या लेटेराइट मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी, हल्की काली मिट्टी, दलदली मिट्टी, और आपकी होती है एक रेतीली मिट्टी। एक होती है कांप मिट्टी या कांपू मिट्टी जो हम अपने भाषा में कहते हैं, और एक होती है वनों वाली मिट्टी। टोटल 8 प्रकार की जो है मिट्टी आपके कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा 8 प्रकार पर बांटा गया है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत में सबसे कम वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? नागालैंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर हम 2 प्रश्न भी कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है किस वन का क्षेत्रफल जो है भारत में सबसे कम की जगह क्या कर लें? ज़्यादा। तो भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और भारत में सबसे कम वन क्षेत्रफल जो किस राज्य में है? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? हम जानते हैं किसकी बात करेंगे? हम मिजोरम की बात कर रहे हैं, नागालैंड की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। तो सभी जानते हैं हम मिजोरम राज्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न साथियों, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? हमने पिछले ही क्वेश्चन पे इसका आंसर कर लिया था। तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? MP, मध्य प्रदेश, भारत का दिल कहे जाने वाला राज्य, प्यारा सा न्यारा सा मध्य प्रदेश जो बीचों बीच बसा हुआ है, ऐसा राज्य है। और मध्य प्रदेश में ऐसे आपका उस संभाग की बात कर चुके हैं, जबलपुर संभाग, जहाँ पर आर्मी के सारे चीज़ें वो आपके पता होगा, क्योंकि हम ओपनली नहीं बोल सकते हैं, सारे सिक्योरिटी चीज़ें हैं हमारे भारत के लिए, इंडियन के लिए, तो हम डिटेल के साथ यहाँ पर नहीं बता सकते। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो डुमारा अजमेर में बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न पर, और यह रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, MP टेट। देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पहली बार यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोगों को शायद इस क्लास पर बताना आवश्यक है सिलेक्शन के लिए। रीट एग्ज़ाम के पेपर आप लोग अवश्य सॉल्व कीजिए। रीट एग्ज़ाम के जितने भी पेपर हैं प्राइमरी लेवल के, उसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर या प्रैक्टिस पेपर के तौर पर, पुराने पेपर हों तो उनको सॉल्व करें, एक बार रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा। हम किसकी बात करेंगे? EVS की बात करेंगे और संस्कृत की बात करेंगे। EVS, संस्कृत और हिंदी आप लोग रीट के जो प्राइमरी लेवल के पेपर हैं उनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका, ऑक्सीमेंट, एपिस या एपिस। तो आप जानते हैं मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है साथियों? एपिस है। और हम क्लास में आपको बता भी चुके हैं, जब हम इन्वायरमेंट की 1500 बेहतरीन NCERT की ऑडिंग क्लास की है, वहाँ पे हमने सारा चीज़ आपको डिटेल से बताया भी है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस है। और भारत में मधुमक्खी की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रश्न आ गया कि भारत में मधुमक्खियों की कितनी प्रकार या कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो टोटल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। छोटी मधुमक्खी एपिस फ्लोरी कहलाती है। भौरों या पहाड़ी मधुमक्खी एपिस डोरसाटा कहलाती है। देसी मधुमक्खी एपिस सिराना इंडिका कहलाती है। और इटालियन या यूरोपियन मधुमक्खी जो होती है एपिस मेलिफेरा कहलाती है। मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है। प्रश्न आ सकता है मधुमक्खी किस वर्ग का प्राणी है? तो कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है। ये नॉर्मल सा प्रश्न है। शहद कैसा होता है? अत्यंत पौष्टिक भोजन होता है, या अत्यंत पौष्टिक पदार्थ भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून।
तो आप जानते हैं प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सिलेक्शन पाना, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो स्थित है आपके नागपुर की बात करें, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI, भारत सरकार द्वारा एक वित्त पोषित शोध संस्थान है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए, बाघों के लिए। तो आप जानते हैं जब भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाती है बाघों के लिए यहाँ पे सर्वोपरि माना जाता है। और यह मध्य प्रदेश के प्रश्न आ सकता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका जवाब होना चाहिए मंडला जिले में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई? 1 जून 1955 को की गई और वर्ष 1973 में इसे बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया और कान्हा जीव जंतुओं संरक्षण के लिए विख्यात भी माना जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी जी ने या चिंबाकरमण पिल्लई ने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था साथियों? सभी लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस। और चलो दिल्ली चलो या आओ दिल्ली चलो ऐसे भी एक नारा है, वो भी आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध नवंबर 1941 ईस्वी में एक सैनिक संगठन का गठन किया था जिसे आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया। ये भी प्रश्न आ सकता है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और कई देशभक्त युवक इस संगठन में भर्ती भी हुए थे और इस सेना का प्रमुख नारा क्या था? जय हिंद और दिल्ली चलो। और आज का मॉक क्वेश्चन क्या है साथियों? सभी लोग एक बार नज़र फरमाइए। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? आपको कमेंट करके बताना है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र? बहुत ही नॉर्मल साधारण सा आज MCQज आपके लिए दे रहे हैं। 99.9% जो है यहाँ पे लोग कर सकते हैं इस प्रश्न को, अगर हमारी क्लास डेली आप लोग अटेंड कर रहे हैं। तो साथियों मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, सभी का शुभ रात्रि।